नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम को लेकर के उपस्थित हूं। और मृच्छकटिकम का जो आज का अपना विषय है वो किसी अंक का अध्ययन नहीं, बल्कि एक मृच्छकटिकम का हम लोग आज पुनरावलोकन करेंगे, या यूं कहें सिंहावलोकन करेंगे। और आम भाषा में इनके जो विशेषता है हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और यह कथन महाकवि दंडी अपने काव्यादर्श में कह गए हैं। काव्यादर्श का नाम ही होता है कि काव्य रूपी दर्पण। अस्तु, हम जब किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं तो साहित्य से हम कभी यह अपेक्षा लेकर के नहीं चलते कि हम फिजिक्स के विद्वान हो जाएंगे या मैथमेटिक्स के हम विद्वान होंगे, बल्कि साहित्य जो है एक व्यक्तित्व की समग्रता को लेकर के चलता है। हमारे समस्त भावनात्मक पक्ष इसमें प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य केवल मनोरंजन का विषय मात्र नहीं है, बल्कि साहित्य एक हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। हमारी किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में साहित्य ही मानो हमारे लिए टॉर्च बियरर, जिसे कि हम पथ प्रदर्शक कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, यह बनता है। और यही कारण है कि यथाकाल यथा समय एक से एक उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। न केवल वैश्विक परिदृश्य में बल्कि भारतीय परिदृश्य में भी एक से एक उत्कृष्ट काव्यों की रचना हुई। हम आप सभी जानते हैं कि अगर साहित्य का मूल या प्रथम साहित्य भी हम इसी भारतवर्ष में पाते हैं। जब हम क्लासिकल एरा में आते हैं तो साहित्य रचना अत्यंत उत्थान को प्राप्त कर चुका है, और एक से एक सुंदर काव्य, एक से एक सुंदर नाटक, एक से एक सुंदर महाकाव्यों की रचना हुई, गद्य काव्यों की रचना हुई। और उन्हीं रचनाकारों में हम महाकवि भास, या उससे पूर्व वाल्मीकि और व्यास, महाकवि कालिदास, महाकवि भारवी, महाकवि विशाख दत्त और महाकवि भवभूति आदि का नाम जानते हैं, पढ़ते हैं। और इन्हीं कवियों की परंपरा में, इन्हीं लेखकों की परंपरा ने एक विश्व प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध नाटक हमारे समक्ष दिया, जिसका नाम है मृच्छकटिकम। अब यह मृच्छकटिकम, यद्यपि जब हम नाटक की समग्र विधा को, चाहे वो प्रकरण हो, चाहे वो डिम हो, समवकार हो, प्रहसन हो, त्रोटक हो, कुछ भी हो, जब हम एक सामान्य दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं तो सामान्य अवबोध यही होता है कि इसमें अंकों में विभाजन होगा, इनमें कतिपय पात्र होंगे, नायक हैं, नायिका होंगे, दोनों की प्रेम कहानियां होंगी, और एक सुंदर कहानी के बाद नाटक का नायक नायिका के मिलन के साथ ही नाटक का अवसान हो जाएगा। प्रसन्नता पूर्वक हम अपने घर को देख करके चले जाते हैं और पढ़ करके आनंदित हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो पुनः क्यों व्यक्ति बार बार एक ही प्रतिबिंब को लेकर के, एक ही बिंब को लेकर के नाटक की रचना करता है और नाटक आता है? नहीं, हम ऐसे में समझते हैं कि यह केवल एक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन होता है अबाउट प्ले, कि प्ले जो है वह अंकों में डिवाइड किया जाता है। या नायक है, नायिका है, कोई सुंदर सी कहानी है, चाहे वो 50 वर्षों की कहानी हो, उन सारी कहानियों को एक संक्षिप्त कालखंड के अंतर्गत संक्षिप्त काल में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। विस्तृत कालखंड को संक्षिप्त काल में हमारे सामने उपस्थित कर दिया जाता है। तो ऐसे जो नाटक लिखे गए, चाहे वो महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मालविकाग्निमित्रम हो, विक्रम और वशीयम हो, या भास के 13 नाटक हों जिनमें स्वप्न वासवदत्तम की चर्चा कर लें, प्रतिमा नाटकम की चर्चा कर लें, या उरुभंगम की चर्चा कर लें, इन सब में अंतर क्या है? इन सब में अलग अलग तथ्य या तत्व ऐसा क्या है कि नाटक ए भी प्रसिद्ध है और नाटक बी भी प्रसिद्ध हो गया?
अर्थात हर कवि के द्वारा क्लासिकल एरा में लिखे गए नाटक हो या काव्य हो वो प्रसिद्ध हो गए, क्यों? उसी क्यों का उत्तर हम मृच्छकटिकम के संदर्भ में लेकर के यहां उपस्थित हैं। तदनुसार अगर आप इसको देखें कि मृच्छकटिकम का संस्कृत साहित्य जगत में ही नहीं, मैंने शुरू में ही कहा कि वैश्विक साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, लोकप्रिय रहा है। लोकप्रिय इतना रहा है कि बड़े बड़े नाट्य विद्यालयों में, नाट्य महाविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम के विषय के रूप में मृच्छकटिकम को रखा गया है और कई श्रेष्ठ कलाकार मृच्छकटिकम नाटक का मंच पर अभिनय करने के बाद अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर पाया है। तो इसलिए यह अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। इस नाटक की समग्रता, इस नाटक की विशेषता यही है कि न केवल भारत बल्कि विश्व की कई भाषाओं में इस नाटक का अनुवाद हो चुका है। एक से एक विश्व के समीक्षकों ने इस नाटक की समीक्षा की है, चाहे वो पिशेल हो, चाहे वो सिल्वान लेवी हो, इन सब ने इस नाटक के ऊपर में क्रिटिकल कमेंट करके जगत प्रसिद्धि पाई है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि यह नाटक विशिष्ट क्यों है, इस नाटक में ऐसी क्या विशेषता है, यह रूपक अत्यंत अनुपम क्यों समझा जाता है, हम इनको जानें। तो क्रमशः बिंदुवार हम इसको आप लोगों के सामने इसको डिफाइन कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, जब हम नाटकों की चर्चा करते हैं तो नाटकों की विधा यानी रूपकों की विधा में प्रकरण एक विधा है और उस प्रकरण नामक विधा में 10 अंक माने जाते हैं। चाहे सौगंधी का हरण हो, चाहे मृच्छकटिकम हो, या मालती माधवम हो, या अश्वघोष का शारीपुत्र प्रकरणम हो, आधुनिक काव्य जगत में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा विरचित तंडुल प्रस्थीयम हो, इन सारे नाटकों में एक खास चीज क्या है कि इसकी लेंथ विशाल है, यानी अर्थात ये विशाल नाटक है। पात्रों की संख्या होना, अधिक होना, कहानी लंबा होना, कई सारी कहानी पैरेलल स्टोरीज साथ चलना, ये सारे इस नाटक में देखते हैं। तदनुसार सारे नाटकों में अगर हम यूं कहें सामान्य भाषा में कि सर्वाधिक विशाल यदि कोई प्रकरण है तो वह मृच्छकटिकम है। मैंने शुरू में ही सूचना दी थी कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 50 के करीब में छोटे बड़े सारे पात्र जो है, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 कैरेक्टर्स इसमें हम देखते हैं, जो समाज के हर वर्ग के नाटक वो कैरेक्टर हैं। चाहे वो चोर हो, जुआरी हो, धूर्त हो, राजसेवक हो, भिखारी हो, पुलिस हो, कर्मचारी हो, गणिकाएं यानी वेश्याएं हो, दरिद्र हो, आदि हर प्रकार के धार्मिक पुरुष हो, ऐसे सारे चरित्र हम इस एक नाटक में देखते हैं। और तब जो शुरू में मैंने भूमिका में कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है जिसमें हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो मृच्छकटिकम उस समाज का दर्पण है, अर्थात उस समाज का बिंब और प्रतिबिंब दोनों इस नाटक में हम उभरता हुआ दिखते हैं, हमें दिखता है। एक सामान्य एक नगर उस समय का प्रसिद्ध नगर हुआ करता था उज्जैनी, जो आज भी है, आज भी प्रसिद्ध नगर है, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा ही समृद्ध यह नगर था। तो उस उज्जैनी नगर के मध्यम वर्ग का जीवन कैसा होता है, उनका स्वाभाविक वर्णन हम इस नाटक में पाते हैं। और इन सबसे दूर जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि नाट्य लेखन की एक परंपरा चली थी जिसमें या तो डिवाइन कैरेक्टर होंगे या अगर अर्ली अर्थली या वर्ल्डली कैरेक्टर भी है तो वो राजा महाराजा होंगे, ऋषि मुनि होंगे। हमारे आपके जैसे सामान्य व्यक्ति उस नाटक के चरित्र या नायक नहीं होते थे। आप अभिज्ञान शाकुंतलम को देखिए, कितने चरित्र लोक जीवन के हैं, और यदि लोक जीवन से संबद्ध चरित्र कुछ हैं भी तो वो भी अति विशिष्ट बनकर के उतरते हैं, समाज के अति विशिष्ट व्यक्ति बनकर के उभरते हैं। चाहे वो महर्षि कण्व हो, लोक जीवन के हैं, लेकिन जिस प्रकार का एक औरा प्रदान किया है महाकवि कालिदास ने उस कण्व को, वो हमारी आप की तरह सामान्य नहीं है। लेकिन यह मृच्छकटिकम नाटक है जिसका हर चरित्र सामान्य लगेगा। जो नायक है चारुदत्त, वो अत्यंत गरीब है, गरीबी पे रोता रहता है, खाने तक के पैसे नहीं है। जुआरी जुआ खेलता है, जुआ में हार जाता है, जो जिससे हारता है उसकी पिटाई होती है, नाक से खून बहने लगता है,
यही तो हमारे समाज के, हमारे गांव घर आधुनिक मध्यम वर्ग की कहानी होती है। धूर्त तो लोगों को ठग लिया, उल्लू बना दिया, मूर्ख बना दिया। भिखारी हर गली चौराहे पे पुलिस है, और पुलिस भी कैसा पुलिस है, क्षमा करेंगे, मैं केवल नाटक की परिधि में कह रहा हूं। कर्तव्यनिष्ठ नहीं, शुचि ईमानदार नहीं, जज तक बिके हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये निस्संदेह उस समाज के कच्चे चिट्ठे को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और नाटककार तथाकथित शूद्रक, मैंने पहले ही विशिष्ट चर्चा की है कि शूद्रक वस्तुतः एक काल्पनिक चरित्र है जो इस नाटक के लेखक नहीं हो सकते। अस्तु, उस पर चर्चा ना करके मैं केवल नाटककार की बात कर रहा हूं, मृच्छकटिकम की बात कर रहा हूं कि उन्होंने एक यथार्थ चित्र, अति काल्पनिक विषय से दूर आंखों के सामने घटित होने वाली घटना को हमारे सामने चिन्हित किया है। यही कारण है कि मृच्छकटिकम अन्य नाटकों से विशिष्ट है, हर वर्ग का रिफ्लेक्शन है। यद्यपि महाकवि कालिदास मालविकाग्नि मित्रम में कह गए, नाट्यम ही भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम, कि भिन्न गति मति रुचि आदि वाले लोगों के लिए जो विषय है, जो काव्य है, वो नाटक है। ये ठीक है कि उन्होंने अपने काव्य में भले ही इसका पूर्णतः पालन न किया हो, लेकिन कालिदास के इस सूत्र वाक्य की यथार्थ व्याख्या और अगर कालिदास के उस कथन का अगर प्रायोगिक भाष्य हम कहें तो वह मृच्छकटिकम है। इसलिए मृच्छकटिकम अन्यों से विशिष्ट है। जैसा कहा कि इसके सारे के सारे चरित्र इसी लोक के प्राणी हैं, इसी समाज के प्राणी हैं। इनके जो हम स्थिति देखते हैं, उनके सुख, उनके दुख, उनकी रुचि अरुचि सब हमारे सामने अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। इनकी भाषा भी कोई अति विशिष्ट भाषा नहीं है जो आरोप लगाया जाता है कि उच्च वर्ग की भाषा संस्कृत है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत नहीं है, मूल विषय तो संस्कृत, मूल भाषा तो संस्कृत ही है। लेकिन समाज के वे सारे के सारे पात्र हैं जो विविध भाषाओं को बोलते हैं, अन्य अन्य भाषाओं को बोलते हैं। और मित्रों, इससे पूर्व अब आपने सुना होगा कि जिसमें मैंने मृच्छकटिकम में प्रयुक्त विविध भाषाओं के ऊपर में एक विमर्श किया था, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। लोक भाषा उनकी भाषा है, लोक व्यवहार उनका जीवन है। अब देखिए, लोक व्यवहार उनका जीवन, क्या तात्पर्य है, किसके साथ कैसा व्यवहार। और मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, इसीलिए वह स्वार्थ के अधीन होकर के वो अपने व्यवहार की व्याख्या और अपने व्यवहार की प्रस्तुति करते हैं। चाहे वो जुआरी के बीच की बात हो, चाहे वो शर्विलक और मदनिका के मध्य की बात हो, चाहे वो मैत्रेय विदूषक की हो बात, या किसी अन्य चरित्र दर्दुरक हो, संवाहक हो, माथुर हो, शकार हो, विट हो, अपने अपनी भावना के अनुसार वे अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। और वही व्यवहार मानो लोक जीवन बन उठता है, और उसी व्यवहार से वह साहित्य सजीव और जीवंत हमारे सामने हो जाता है। उनकी कहानी सुनकर पाठक के हृदय में आनंद, कुतूहल, आश्चर्य, करुणा, भय आदि के भाव हमारे सामने उपस्थित करते हैं। अब देखिए क्या है, कौतूहल तो नाटक का एक मूल अंक होता है, मूल विषय होता है कि अगर नाटक में कौतूहल ना हो तो फिर नाटक नाटक नहीं। अद्भुत रस, करुण रस, भयानक रस, इन सारे रसों का यह मिश्रण है। और मित्रों, आप जानते हैं कि श्रेष्ठ प्रपाणक पेय पदार्थ वही होता है जिनमें हमें अनुकूल सारे रस, सारे स्वाद प्राप्त होते हैं। यहां पर भी नाटक वही श्रेष्ठ होता है जिसमें मानव मनोविज्ञान के अनुरूप सारे रस विद्यमान होते हैं। यह संस्कृत का एक, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि यथार्थ धारा पर परिवर्धित नाटक है। इसलिए हम अतिशयोक्ति न बोलते हुए अगर यह कहें कि मृच्छकटिकम
संस्कृत का एकमात्र यथार्थवादी नाटक है। बाद में लोगों ने अनुकरण किया, बाद में लोगों ने अनुसरण किया और लोगों ने समाज के उस महत्व को समझा और यथार्थवादी नाटक लेखन की एक परंपरा चली। लेकिन जिसका हम कह सकते हैं कि मूल, जिसकी जड़, जिसकी उपजीव्यता मृच्छकटिकम में समाहित है, इसीलिए एकमात्र यथार्थवादी नाटक यदि कहते हैं तो इनको यह न समझें कि यह जो लक्षण है वह अतिव्याप्त है या अव्याप्त है या असंभव है। क्यों ये ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि चाहे कालिदास हो, चाहे भवभूति हो या चाहे भास हो, इनमें हमें काव्य पक्ष उभरता हुआ अधिक दिखता है। अर्थात जो नाटक समाज का दर्पण होना चाहिए वो हमारे सामने काव्य बनकर आ जाता है। किसने कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग किया, किसने कितने सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया, विविध छंदों का प्रयोग किया, यह उनका परम और प्रथम लक्ष्य बन जाता है। इसीलिए उसमें हम भावना का वो उदात्त वातावरण में नहीं प्राप्त करते। मृच्छकटिकम में हम देखते हैं कि जिस प्रकार एक अन्योन्य संबंध है उनको हम पाते हैं। मृच्छकटिकम में जीवन की कठोर वास्तविकता के हमें दर्शन होते हैं। कठोर, ये इस शब्द को जरा समझिए, कठोर वास्तविकता क्या है? जिसको अनपेक्षित कहते हैं। अब एक अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी, समुद्र में जिनके जहाज चलते थे, वो उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने घर में आने वाले का वो स्वागत तक नहीं कर पाता। उनके चौखट पे कुत्ते तक रात बिताने नहीं आते, गीदड़ नहीं आते, केवल इसलिए कि इनके घर में अब हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यही तो जीवन की कठोर वास्तविकता है। और वहीं दूसरी ओर एक अनपढ़, एक मूर्ख, जिसे हम डोल्ट कहते हैं, शकार, महामंत्री है। बताइए, जैसे कि भाषा विषय का ज्ञान नहीं है, किस जगह पर क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रखा है, जिनको अपने से पूर्व की परंपराओं का बोध नहीं है, सीता कौन है, जयंत कौन है, इंद्र कौन है, विष्णु कौन है, उस समाज में रहते हुए जिनको इसका बोध नहीं है, वो उस भव्य भारत का महामात्य है, मंत्री है। क्षमा करेंगे, भव्य भारत में ने इसलिए कहा, मृच्छकटिकम के समाज के लिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि मृच्छकटिकम में जिस समाज को हमारे सामने दिखाया जाता है उसमें एक ऐसा व्यक्ति महामात्य बनता है जिनको विषय बोध नहीं है। तो इसीलिए कठोर वास्तविकता की बात करते हैं। जो कभी छल प्रपंचमय जीवन बिताने वाला एक जुआरी होता है वह बौद्ध सन्यासी बन जाता है। जरा देखिए, जो कोमल प्रेमी हृदय से युक्त है, पहली बार अपनी प्रिया को लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, वो प्रिया की जीवन से दूर बाहर उस काल की राजनीति के निर्धारण में लीन हो जाता है और बीच रास्ते में अपनी प्रिया को किसी दूसरे हाथ में सौंप करके निकल पड़ता है उस एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए, आर्यक को साथ देने के लिए शर्विलक। हमें यहीं पर जाकर के लेखक की सूक्ष्म दर्शिता को आदरणीय कहना पड़ता है, प्रशंसनीय कहना पड़ता है कि जिन्होंने समाज के साथ किसी भी प्रकार का अहित नहीं किया, अतिरंजना नहीं की, अतिशयोक्ति नहीं दी, अति कथन नहीं दिया, अपकथन नहीं दिया, अर्ध कथन नहीं दिया या आंशिक कथन नहीं दिया, पूर्ण समाज को हमारे सामने उन्होंने उपस्थित करके रखा है। अब जब इसकी कथा वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, हम जब इसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो इनमें घटना चक्र में एक गतिशीलता देखी जाती है, एक गत्यात्मकता देखी जाती है। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं, कभी कभी कोई नाटक हो, कोई सिनेमा हो, कोई कथा हो, कोई उपन्यास हो, कभी कभी बीच में इतना शिथिल हो जाता है
कि बोरिंग सी होने लगती है, बोझिल कहने लगते हैं, या तो एक रसता के कारण, या विरसता के कारण, या नीरसता के कारण। लेकिन यह मृच्छकटिकम नाटक है जिसने ग्रिप में इस प्ले को रखा है और सदैव उसकी गति हमारे सामने बनी रहती है और पाठक मानो चुंबकीय आकर्षण से युक्त होकर के इस नाटक से अटैच रहता है। अगर हम विषय मूल ग्रंथ के मध्य की चर्चा करें तो देखिए, पालक और आर्यक जिसकी बार बार मैंने चर्चा की है, पालक जो कि क्षत्रिय राजा है लेकिन भ्रष्ट है, एक आर्यक जो कि तथाकथित समाज का चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है जो तख्ता पलट करेगा। इन दोनों की राजनीतिक कथा को महाकवि शूद्रक ने चारुदत्त और वसंत सेना की प्रणय कथा के साथ इतनी कुशलता से मिला दिया है कि हम उस सूत्र को ढूंढना भूल जाते हैं कि कौन मूल कथा है, कौन प्रासंगिक कथा है और कौन जो है वो मूल कथा है, प्राकरणिक कथा है। ये काव्य पक्ष है, ये कवि की विशेषता है। और यहां जो आर्यक है, यहां जो चारुदत्त की जो प्रेम कथा है, वो आर्यक के उस संघर्ष का मानो एक अविच्छिन्न अंग बन गया है। और इससे मृच्छकटिकम में जो यूनिटी ऑफ एक्शन है, जो कार्यान्विति है, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा पड़ती दिखाई नहीं देती। बेरोक टोक कहानी चलती रहती है, कहानी ठहरती नहीं, कहानी रुकती नहीं। लोगों में जो, जिसको हमने शुरू में ही कहा कि एकदम एक इस प्रकार के कुतूहल को बनाए रहता है कि लोग इसमें जुड़े रहते हैं और उनको जब तक उसको पूर्णता ना प्रदान कर दे, अंत तक जब इस मृच्छकटिकम की कथा को ना समझ ले, वो उसमें जुड़े रहते हैं। अगर हम शूद्रक के संवाद की चर्चा करें, जो बीच में देखिए कोई भी नाटक होते हैं ना, उसमें चुटीले छोटे छोटे संवाद, छोटी छोटी बातें जो है वो हमें जोड़े रहता है। जैसे अगर आप याद करें, महाकवि कालिदास जब लिखते हैं कि अयम गंडस्योपरि स्फोट संवृत्त, कि जिसका हम सामान्य अनुवाद करते हैं कि एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, या आसमान से गिरा खजूर पे अटका। तो संस्कृत में देखिए कितना सुंदर है कि गंडस्योपरि स्फोट मुहावरा बन गया। कृतम भवता निर्मक्षिकम, ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है और महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में बार बार इसका प्रयोग किया है। कृतम भवता निर्मक्षिकम, अर्थात आपने एक भी मक्खी तक को इस जगह पे नहीं रहने दिया, भगा दिया। वो भाषाई वैशिष्ट्य है। और इसी प्रकार लोक मुहावरे हों, लोक प्रसंग हो, लोक कथा हो, लोक व्यवहार हो, उसके अनुकूल नाटककार ने संवाद का सृजन किया है, उनको एक सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और अत्यंत संक्षिप्त भाषा है। हां, चतुर्थ अंक में हम जब जाते हैं और जब विदूषक पूरी तरह से वसंत सेना के उस 8 कमरे का जब वर्णन करते हैं, वहां पर एक शिथिलता आती है, क्योंकि अ टाइप ऑफ मोनोटोनी, जिसको हम मोनो, आज की भाषा में मोनो एक्टिंग कहते हैं, उसी तरह से जो कॉन्टिन्यूसली पूरा का पूरा जो प्रवेश से लेकर के और जब तक वसंत सेना से भेंट नहीं हो जाती, वो वर्णन कभी कभी क्या है, हमें शिथिलता प्रदान करती है। लेकिन मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि साहित्य समाज के सारे ज्ञान को लेकर के चलता है। तो जिस प्रकार वसंत सेना के अंतर्गृह की उस व्यवस्था को हमारे सामने कवि ने प्रकट किया है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, यह आवश्यक था। हां, उसकी ट्यूनिंग बेटर की जा सकती थी, उनको छोटे छोटे लघु संवादों के माध्यम से दो के बीच में कन्वर्सेशन दिखाते हुए उसको किया जा सकता था। लेकिन कवि भी जो है वहां पर नाटक के अति विस्तार के भय से केवल एक चरित्र मात्र को वो संवाद दे देते हैं। इसीलिए मैं टिप्पणी करता हूं, मैं समीक्षा करता हूं कि वो चतुर्थ अंक का वो प्रसंग जो है उसमें शिथिलता है, अन्यथा वो भी एक सूचनाओं का आगार है। हास्य रस की अभिव्यंजना हम आप सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में जिस तरह से एक विदूषक की सृष्टि करके हास्य की संसृष्टि की गई है, वो केवल एक भारतीय मानसिकता है जो हमारे सामने प्रकट करता है, जो बाद में हम कालांतर में जो यूरोपियन या ग्रीक लिटरेचर है उसमें देखते हैं कि उसमें भी जेस्टर आदि को हमारे सामने रखा गया है, क्लोन रखा गया है।
कभी उसको हेंचमैन बना के दिखाया जाता है, कोबरा वाला, तो कभी कुछ बना करके दिखाया जाता है। बट यहां पर हम देखते हैं कि एक सरल सपाट हास्य, जैसे हम आप किसी के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो वसंत सेना का मदनिका के साथ मजाक हो, चाहे वसंत सेना का इनके साथ मजाक हो, शर्विलक के साथ हास परिहास हो, चाहे मैत्रेय विदूषक, वो तो है ही हास परिहास का, लेकिन ऐसे कई चीजें हैं जो एक हास्य की धारा हमारे सामने प्रकट करती है। तो उस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि मृच्छकटिकम नाटक एक विशिष्ट नाटक के रूप में उभरता है। जो हमारे यहां कभी कभी नाटक जो होता है वो चरित्र प्रधान बन के उभरता है। आप देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला नामक चरित्र, दुष्यंत नामक चरित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। मुद्रा राक्षसम पढ़े तो नायकों का नायक महानायक चाणक्य हमारे सामने उभरता है। अगर आप कोई अन्य पढ़ते हैं, भवभूति का उत्तर रामचरित, तो समस्त विश्व का जो एकमात्र जो ज्ञात चरित्र है श्री राम, हम उनको पाते हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा विशिष्ट चरित्र नहीं आया जिसे कि हम चरित्र प्रधान कहें। कई समीक्षकों ने ऐसा कहा कि मृच्छकटिकम एक चरित्र प्रधान नाटक है, लेकिन मेरी समीक्षा है कि मृच्छकटिकम कभी भी चरित्र प्रधान नाटक नहीं है, क्योंकि समाज के हर चरित्र को हमारे सामने उभार करके रखा है। तब हाँ, एक जरूर होता है कि नायक जो है वो नायक ही होता है, लेकिन यह पूरी तरह से नायक केंद्रित नाटक नहीं है, क्योंकि नायक इसमें एक अत्यंत ही फ्रगाइल, एक जिसको कह सकते हैं कि नायक में वो नायकत्व नहीं उभरता है, उसमें वो मोटिवेशन नहीं है, उसमें चैलेंज को स्वीकार करने का सामर्थ्य नहीं है, उसमें वो ऊर्जा नहीं है, उसमें वो उत्तेजना नहीं है जो चारुदत्त है। लेकिन इस प्रकार का चरित्र भी समाज की दिशा और दशा का निर्धारण कर सकता है। इस रूप में मृच्छकटिकम ने एक भिन्न चरित्र को हमारे सामने उपस्थित किया है। तो नायक निकल कर आता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये चरित्र प्रधान है। हाँ, सम टाइम हम ये जरूर देखते हैं कि जिस प्रकार डेवलपमेंट ऑफ वसंत सेना है, जो कैरेक्टर ऑफ जो वसंत सेना है, उसको जिस रूप में कवि ने हमारे सामने तराशा है, जिस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया है, एक उपेक्षित जीवन की, एक नारी को सर्वथा अपेक्षित बना दिया है, और जो वह अपेक्षिता नारी आती है वह वसंत सेना कहलाती है, और समाज को एक चरित्र जो मिलता है इस नाटक से वो वसंत सेना है। लेकिन पुनरपि हम यह नहीं कहेंगे कि यह चरित्र प्रधान नाटक है। कभी कभी समीक्षकों ने शूद्रक की जो तुलना है वो शेक्सपियर से की है, और इस दृष्टि से शूद्रक जो है वो शेक्सपियर के निकट माना जाता है। इसकी चर्चा करेंगे, हम आगे जरूर करेंगे इसकी चर्चा। मित्रों, अभी तक आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी मुझे प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहती है, तो टिप्पणी जरूर करें।